हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। तो बच्चों, आज 12th के फिजिक्स में हम लोग पहले चैप्टर में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, ये बोर्ड एग्जाम में आता है लॉन्ग शॉर्ट टाइप में, तो मैंने यहाँ लिख रखा है, उसको आप लोग अच्छा से समझ लो और इसको मेमोराइज कर लो, तो देखो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखो इससे पहले हमने 3 लेसन डाला है आप लोगों को। ओके, इलेक्ट्रोस्टैट में 01, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया टोटल आप लोगों को, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया 02 में, 03 में मैंने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है। तो ये सारी वीडियो को आप लोग पहले देख लो, सारे लेसन को देख लो, तब इस पे आओ, तो आपको समझने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझने में सहूलत होगी, ईजी लगेगा आपको ये टॉपिक। ओके, और ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा अलग लगता है, अलग टाइप का लगता है, तो मैंने ये कोशिश किया है कि आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाया जाए। मैंने अपना पूरा 100% यूज़ किया है और बहुत अच्छा नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो पहले आप जा करके इस वीडियो को देखने से पहले 3 वीडियो जाकर पीछे वाला देख लो, उसके बाद आप आगे देखो। ठीक है, चलो, तो बिना वक्त गवाए हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस पे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी। तो क्या होता है ये प्रिंसिपल सुपरपोजिशन? तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसको मैं वाइट पेज पे समझाता हूँ। वेट, देखो क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक चीज़ समझो, इसको 2 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। एक तरीका ये कि जैसे मान लो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जहाँ पे 2 से ज़्यादा चार्ज हो, मल्टीपल चार्जेस हो, इसको बोलते हैं मल्टीपल चार्जेस। जैसे मान लो एक चार्ज यहाँ पर है, इसका नाम मैंने Q1 दिया, एक चार्ज Q2 है और एक चार्ज Q3 है। ओके, अब ध्यान दो, Q1, Q2, Q3। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि Q1 पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो Q1 पे देखो, Q1 पे Q2 पे, सॉरी, मैं एक और अच्छा सा फिगर आपको बताता हूँ। एक Q1 हो गया ये, ओके, Q2 हो गया ये, और ये Q3 हो गया। चलो, तो ये 3 फोर्स हो गया। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूँ कि Q1 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा। Q1 पे तो Q1 पे Q2 भी लगाएगा, मान लो सब पॉजिटिव है तो रिपल्सन इधर लगेगा, Q3 पे इधर लगेगा। ओके, तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है। ओके, अब Q1 कितना, देखो Q2 कितना Q1 पे फोर्स लगा रहा है। ओके, मान लो कि Q2 Q1 पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ओके, मान लो 10 न्यूटन का लगा रहा है, तो Q3 अगर है या नहीं है, Q3 अगर नहीं है, ढक मान लो Q3 नहीं है, थोड़ा देर के लिए सोच लो। ओके, तो तब भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था। अगर Q3 आ गया तब भी Q1 पे Q2 जो है वो 10 न्यूटन ही लगाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि Q1 पे नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। Q1 पे Q2 भी लगा रहा है, Q3 भी लगा रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, उसको Q3 से कोई लेना देना नहीं है। Q3 है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि Q2 Q1 पे कितना नेट फोर्स लगा रहा है। ओके, तो द फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द अनदर चार्ज ड्यू टू ऑफ फिक्स चार्ज। ओके, मैंने किसी चार्ज की वजह से, किसी दिए गए चार्ज पे, गिवन चार्ज पे फोर्स जो लग रहा है, वो फोर्स किसी दूसरे चार्ज के होने या न होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उस पर, वो इंडिपेंडेंट होता है। यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पहला पॉइंट तो ये डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि द फोर्स ऑन अ चार्ज, ऑन अ गिवन चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर चार्ज। ओके, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब मैं जानना चाहता हूं, ध्यान देना आप लोग, जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट Q1 चार्ज ले लिया मैंने, Q2 चार्ज ले लिया मैंने, Q3 चार्ज ले लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये Q1 पे कितना नेट फोर्स लगेगा। मान लो सब प्लस है, सब प्लस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो Q3 इधर लगाएगा फोर्स, Q3 जिसको मैं नाम दूंगा F13, याद होगा। Q2 फोर्स इधर लगाएगा। ओके, क्योंकि रिपल्सन है, रिपल्सन में और बाहर में बनाता हूँ। मैंने बताया था कि रिपल्सन हमेशा बाहर बनाना, अट्रैक्शन अंदर बनाना। तो रिपल्सन कब होता है? जब लाइक चार्जेस होती है तो रिपल्सन होता है। ओके, और जब अनलाइक चार्ज होता है तो वो अट्रैक्शन होता है। तो ये नेट फोर्स, तो दोनों फोर्स को जोड़ देंगे, सम कर देंगे, दोनों फोर्स का सम कर देंगे, दोनों फोर्स का, तो मुझे नेट फोर्स निकल जाएगा Q1 पे। तो नेट फोर्स जो होता है वो सभी चार्जेस के द्वारा अलग अलग जो फोर्स लग रहा है उसको जोड़ दोगे, उसको बोलेंगे हम लोग नेट फोर्स। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कुछ नहीं करना कि एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। ओके, ये जैसे चार्ज है, इस पर मान लो, ध्यान देना, एक चार्ज है, एक चार्ज ये है। ओके, ध्यान देना आप लोग, मान लो ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, और यहाँ पे है चार्ज Q1। अब ध्यान देना अच्छा से आप लोग कि Q2 लगा रहा है, ये फोर्स इधर लगा, रिपल्सन, मानी मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर चल रहा हूँ कि रिपल्सन, तो इसका नाम हो जाएगा F12। ओके, 1 पे इसको क्या पढ़ोगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लगा रहा है 1 पे।
यहाँ पे ये जानना चाह रहा हूँ कि Q1 पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो क्या करेंगे, Q2 कितना लग रहा है वो निकालेंगे, Q3 कितना लग रहा है वो निकालेंगे, Q4 कितना लग रहा है वो निकालेंगे, सबको वेक्टर की तरह जोड़ देंगे, वेक्टर की तरह सम कर देंगे, वेक्टर सम ले लेंगे, तो वो हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस चार्ज। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, समझ में आ गया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ नहीं है, नेट फोर्स का करना है कि सभी चार्ज के द्वारा किसी चार्ज पे हमको फोर्स निकालना, नेट फोर्स। मान लो क्वेश्चन बोल दिया कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज 1, ओके, ये बोल दिया, तो मैं क्या करूंगा कि जितना भी चार्ज है सबकी वजह से अलग अलग फोर्स निकालेंगे और सबका वेक्टर सम ले लेंगे। ओके, जब वेक्टर सम लेंगे तो नेट फोर्स निकल जाएगा इस पे, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, तो दो तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिफाइन कर सकते हो कि एक चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो सभी चार्ज के द्वारा इंडिविजुअली लगाया गया फोर्स का वेक्टर सम होता है, पहला पॉइंट वेक्टर सम होता है। एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि द फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, ओके, ड्यू टू अ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्जेस। ओके, वो कोई दूसरा चार्ज है कि नहीं है उसको कोई मतलब नहीं पड़ता है, मतलब कि इसके Q2 कितना Q1 पे लगा रहा है, Q3 के होने या न होने से Q2 को कोई फर्क नहीं पड़ता है। Q3 है तब भी Q2 उतना ही फोर्स लगाएगा Q1 पे, Q3 नहीं है तब भी Q2 Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा। पॉइंट समझ रहा है। जैसे मान लो आप लोग जैसे कि एक ए है, एक आदमी ए है, मान लो कोई भी ए है और एक बी है, ए और बी एक दूसरे को प्यार करता है, ध्यान देना, क्लियर हो गया। एक ए और बी, यानी ए मान लो कि अनामिका है, ओके, अब बी मान लो कि भोलू है, भोलू, ठीक है, भोलू, ठीक है, तो ए अनामिका जो है भोलू को प्यार करती है, ओके, सिर्फ भोलू को प्यार करती है। अब एक सी लड़का है, सी है, जिसका नाम चप्पू है, चप्पू, ओके समझ रहे हो, ये चप्पू जो है, ये चप्पू अनामिका को प्यार करता है। ओके, तो ये चप्पू अनामिका को कितना प्यार करता है, चप्पू करे या न करे, अनामिका प्यार करेगी किससे, भोलू से, फिक्स है। ओके, तो अनामिका का प्यार में भोलू के प्यार, अनामिका का प्यार भोलू से चुन्नू के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भोलू को फर्क पड़ता है लेकिन अनामिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बता रहा हूँ ना कि अनामिका जो है वो प्यार करती है भोलू से, लेकिन चप्पू जो आ गया, चप्पू भी अनामिका को प्यार करने लगा, तो अनामिका को प्यार करने लगा, तो अनामिका चप्पू को तो प्यार नहीं करती है, तो अनामिका भोलू को उतना ही प्यार पहले भी करेगी, अभी भी कर रही है, चुन्नू करे या चुन्नू आए या ना आए, चुन्नू कितना भी प्यार करे, और भी कोई टुन्नू आ गया, मान लो टुन्नू आ गया और टुन्नू भी अनामिका से प्यार कर रही है, तो अनामिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, अनामिका सिर्फ भोलू से प्यार करती है, भोलू से ही प्यार करेगी। समझ आ गया। तो सिंपल सा बात है, कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स तीसरे चार्ज के होने या न होने से कोई फर्क नहीं करता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अनइफेक्टेड रहेगा। अनइफेक्टेड यानी कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाँच समझ, ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब डेफिनेशन सुन लो आप लोग, बोर्ड में पूछा जाता है। डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। पहला तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया, देखो पहले इसको फिगर से आप लोग देख लो, फिगर में मैंने बहुत अच्छा फिगर बना रखा है। एक Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज है, सब पॉजिटिव चार्ज, मैं एज्यूम कर लिया कि सब पॉजिटिव है, तो ध्यान देना अच्छा से। Q1 चार्ज है, अब Q2 फोर्स लगाएगा इधर, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, Q3 लगाएगा। मैं देखो इस बात में इंटरेस्टिंग हुई, ये बात बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि Q1 पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, Q1 पे। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि Q1 किस किस पे लगा रहा है फोर्स, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है। तो Q1 पे Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा। Q1 किस किस पे लगा रहा है हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ये देखना है कि Q1 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो Q1 पे Q2 लगा रहा है जिसका नाम दे दिया F12, Q3 लगा रहा है F13, Q4 लगा रहा है उसका नाम मैंने F14 दे दिया। अब सबको वेक्टर सम कर देंगे तो नेट फोर्स Q1 पे निकल जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यही तो है। नेट फोर्स के लिए वेक्टर सम ले लो, जोड़ दो, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। Q2 कितना फोर्स लगा रहा है Q1 पे, यानी F12 F13 से कोई लेना देना नहीं है। F12 F13 एक दूसरे से अनइफेक्टेड है, इंडिपेंडेंट है। F13 F14 से अनइफेक्टेड है, इंडिपेंडेंट है। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो डेफिनेशन में सबको वेक्टर की तरह जोड़ दो, देखो मैंने जोड़ दिया है, देखो वेक्टर की तरह। ये नेट फोर्स ऑन वन इज इक्वल टू F12 F13 F14। इसी तरह और भी चार्जेस होंगे, मल्टीपल चार्जेस है, मल्टीपल चार्जेस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चार्ज, 3 चार्ज 5 चार्ज 5 6 चार्ज जितना भी मल्टीपल चार्जेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ओके, तो इसी में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ रहे हैं। तो सबको वेक्टर सम ले लेंगे, ऐड कर देंगे वेक्टर की तरह, उसी को बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो डेफिनेशन देख लो आप लोग, बहुत ईजी डेफिनेशन है। देखो आप लोग डेफिनेशन, बहुत ईजी डेफिनेशन, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ठीक है, चलो।
द नेट फोर्स, द टोटल फोर्स भी लिख सकते हो नेट को, द नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, जो मैंने गिवन चार्ज लिया Q1। ओके, तो यहाँ फिगर देख के समझोगे बहुत ईजी लगेगा आप लोगों को, बहुत ईजी टॉपिक है ये। बच्चों को कहाँ क्यों क्या मालूम क्या टफ क्यों टफ लगता है। ओके, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट। देखो नेट फोर्स, इस चार्ज पे नेट फोर्स, ओके क्या है नेट फोर्स, तो सभी सब वेक्टर का, सभी फोर्स का जो फोर्स सभी चार्ज अलग अलग लगा रहा है, इंडिविजुअली लगा रहा है, तो इंडिविजुअली जो फोर्स लगा रहा है, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ 1 मिनट। ओके चलो, इंडिविजुअली लगा रहा है, Q2 लगा रहा है ये इंडिविजुअल अलग अलग, ये अपना लगा रहा है, ये अलग लगा रहा है इंडिविजुअली, सभी सबको जोड़ देंगे तो नेट फोर्स निकल जाता है। द नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट, जो उस चार्ज पे लगाया जा रहा है, एक्सर्टेड ऑन इट लगाया जाता है, एक्सर्टेड मतलब लगाना। ओके, तो नेट फोर्स जो है किसी चार्ज पे लगाया गया नेट फोर्स, उस चार्ज पे लगने वाले सभी चार्ज की वजह से अलग अलग फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है बाय ऑल द चार्जेस। ओके, डेफिनेशन एक बार रिपीट करो मेरे साथ, द नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल द चार्जेस। ओके, जस्ट रिपीट विद मी, ओके मेरे साथ बोलो, याद होगा। द नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल द चार्जेस। ओके, जस्ट एक बार रिपीट करो, द नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल द चार्जेस। कहो सर आप तो रट रहे हैं खुद, अरे रट नहीं रहे, हम तुम लोग को याद करवा रहे हैं। आप लोग अगर मेरे साथ साथ रिपीट करोगे, बोलोगे, तो आपको लैंग्वेज भी क्लियर होगा। खास तौर से वो बच्चे जिनके इंग्लिश थोड़ा वीक होता है, हिंदी मीडियम के बच्चे जो होते हैं, हिंदी बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को इंग्लिश में थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है, तो वो बच्चे कोशिश करके मेरे साथ रिपीट करें, और जिनको आती है अच्छी बात है वो भी रिपीट कर ले, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। देखो मैं यहाँ पढ़ाने सबको आया हूँ, सिर्फ तेज बच्चों को पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं उन बच्चों को पढ़ाने आया हूँ, उनके लिए आया हूँ जिनको दिक्कत है, जिन बच्चों को भी दिक्कत है उनके लिए मैं यहाँ पर इतना मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए मुझे सिर्फ तेज बच्चों को नहीं पढ़ाना है, सारे बच्चों को पढ़ाना है। ओके, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है मेरा सपोर्ट करो, जहाँ तक आप सपोर्ट करो, जो भी डाउट हो आप मुझे पूछो कमेंट में, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, पूरा 100% दूंगा। और जिस टॉपिक में भी आपको कोई टॉपिक में क्लियर है नहीं है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, वो मुझे आप कमेंट करके बताओ, मैं उसमें बेहतरीन तरीके से उसको पेश करूँगा आपके सामने, आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी इस बात की, प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं इस बात का। ओके, जरूर समझ में आएगा, बस आप लोग पेशेंसली मेरे ऊपर बने रहो। देखो मैं दिखावा ज़्यादा नहीं करता हूँ, ज़्यादा मेरे पास एडिट वगैरह ज़्यादा ये सब नहीं करवाता हूँ, मैं सिंपल अपना वीडियो बनाता हूँ, बिना एडिट के मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। ओके, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को ये सब चीज़ के अलावा फालतू चीज़ सब देने से अच्छा है कि बच्चों को सिर्फ जो अच्छा नोट्स दिया जाए, अच्छा कंसेप्ट दिया जाए, कंसेप्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा मैं। ओके, चलो जस्ट आप लोग का फोकस चाहिए, बस आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोगों ने अभी तक हमें प्यार दिया है, इसी तरह प्यार करते रहिए। ओके, हमको भी प्यार कीजिए और उसको भी प्यार करो, ठीक है। सुन रहे हो किसको? हाँ उसको, उसको समझे नहीं? हाँ चलो ठीक, समझ गए। ठीक है, तो उसको प्यार करते रहिए। गाना गाना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। कहो सर आप तो गाना गाने लगे। मरना नहीं, ओके, जी नहीं सकते, जीना ऐसा मत प्यार करना, ठीक है। पढ़ाई से करो, कैरियर से करो, लाइफ में बहुत कुछ आगे बढ़ोगे। ओके, वो सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो एक्स्ट्रा समझो सबको, मेन अपना कैरियर पे फोकस करो। कैरियर एक बार बन गया तो लाइफ में हर चीज़ पा सकते हो। ओके, वो सब पर ध्यान मत दिया करो। ओके, बस उसको एक्स्ट्रा रखो। आपका मेन चीज़ है आपका एजुकेशन, आपका पढ़ाई। ओके, आप जो भी चीज़ कर रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है एजुकेशन के फील्ड में भी कोई बच्चे कुछ खास कर रहे हो, कुछ और भी कर रहे हो तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो देन अब एक बच्चे हमसे बोल रहे थे, मैं बच्चों को बोल रहा था कि चलो तुम लोग वीडियो भी देखो और नोट भी करते रहा करो। तो एक टीचर फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर मुझे नोट्स चाहिए पूरा, तो मैं नोट्स तो दे दूंगा उनको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे वीडियो देख करके नोट करते हैं, वीडियो के एक बात को सुनकर नोट करते हैं, उनको कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होता है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, नोट मिल जाएगा, नोट से कुछ नहीं होगा। आप जब तक कि खुद को वीडियो देख करके नोट नहीं करोगे तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, कुछ समझ में नहीं आएगा, बेकार हो गया वो पढ़ाई, ठीक है। इसलिए आप लोग मेरा आप लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो देख करके नोट करो, तब मज़ा आएगा। एक एक बात को नोट करो, थोड़ा लेट हो, आधा घंटा का वीडियो 2 घंटा लगेगा देखने में, लेकिन आप बैठ के पढ़ो तो देखो कितना मज़ा आता है। बच्चा कितना बस बच्चा शिकायत करता था, सर यूट्यूब से मुझे समझ में नहीं आता, वीडियो पर पढ़ाई समझ नहीं आता है। देखो यूट्यूब पे मैं जानता हूँ कि सारा चीज़ अवेलेबल नहीं है, सब चीज़, सब टीचर सब कुछ नहीं पढ़ाता है। कोई कंसेप्ट दे रहा था नोट नहीं दे रहा है, कोई नोट दे रहा था कंसेप्ट नहीं दे रहा है, कोई अच्छा से पेश नहीं कर पा रहा है, कोई अच्छा से समझा नहीं पा रहा है, बहुत सारी कमी है। लेकिन टीचर सब बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे अमेजिंग टीचर सब हैं,
ज़बरदस्त टीचर सब भी हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं आप लोगों को सारी फैसिलिटी, मैं नोट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी करवा रहा हूँ, थ्योरी भी दे रहा हूँ, कंसेप्ट भी दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ मिले। लेकिन ये कि मेरे चैनल पे आपको दिखावा नहीं मिलेगा, ज़्यादा सजावट नहीं मिलेगी, बस मैं जल्दी सा वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छा से अच्छा नोट्स बच्चे को बन जाए और उसके बाद उसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 घंटे की वीडियो क्यों ना हो, वीडियो पॉज कर करके उसको नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। कुछ कुछ बातें मैं सर बीच में बोलते रहते हैं, तो उसको साइड में रफ कॉपी में नोट करते रहा करो, ठीक है। तो देखो पढ़ने में कितना मजा आएगा। यूट्यूब से पढ़ के लोग सब देखो जी मेन निकाल रहा है, IIT निकाल रहा है यार। इवन इंडिया की सबसे बड़ी एग्जाम UPSC होती है, UPSC का तैयारी भी आजकल बच्चे लोग सब जो है यूट्यूब से कर रहा है, ओके। तो ये बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको सही चीज़ पढ़ना पड़ेगा, 10 जगह घूमना नहीं है। बच्चे लोग का अक्सर ये प्रॉब्लम है कि यूट्यूब पर जाकर 10 टीचर को देख लेता है। अब 10 टीचर को देख लेता है जिससे कन्फ्यूजन होता है। एक ही टॉपिक को 10 टीचर से मत पढ़ो, अब एक ही जगह पढ़ो, लेकिन बढ़िया से पढ़ो, दम लगा के पढ़ो और ध्यान से पढ़ो, ओके। तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नोट करो वीडियो से, तो देखो कितना मेहनत लगेगा, लेकिन समझ में आएगा। चलो बहुत सर बहुत ज़्यादा आप कब करते हैं, चलो गॉसिप करना पड़ता है, क्या करें, आप लोगों को समझाना पड़ता है, ज़रूरी है ये सब, ठीक है। तो डेफिनेशन में लिख दिया, द नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द फैक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल द चार्जेस। अब आगे लाइन देखो, द इंडिविजुअल फोर्सेज, ये ध्यान देना आप लोग, द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनइफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। जो इंडिविजुअल फोर्स है, ये इंडिविजुअल फोर्स है, मतलब Q2 जो है Q1 पे लगा रहा है ये फोर्स। अब ये फोर्स Q3 जो लगा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। Q3 कितना फोर्स लगा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। F12 और F13 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ओके। जैसे मैंने वो अनामिका वाला एग्जांपल दिया था, भोलू वाला और चुन्नू वाला, वो याद रखना, कभी नहीं बोलोगे। तो इस फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। ये फोर्स अलग है, ये फोर्स अलग है, ये रहे या ना रहे, ये फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए सबको हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलो इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग अच्छा से, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल करते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन समझ में आ गया होगा, याद कर लेना आप लोग उसको। चलो मैं आपको एग्जाम्पल, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल करवाता हूँ। देखो यहाँ पे, ओके, देखो आप लोग यहाँ पे, सॉरी, ध्यान देना आप लोग। तो देखो एक है, एक पॉइंट ए पर है, ओके, ए पॉइंट पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, एक बी पॉइंट पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा, पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है। एक सी पर -1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। मैग्नीट्यूड सबका सेम है, माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो को हम लोग कूलम में चेंज कर लेंगे, SI नोट में चेंज कर लेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन सुनो आप लोग। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नेट चार्ज, फाइंड द नेट फोर्स, ओके, नेट फोर्स ऑन बी पर रखे हुए चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसमें हमको निकालना है, ओके। चलो बी का है, बताओ बी, यहाँ देखो आप लोग, देखो बी है, बी पे फोर्स ए भी लगाएगा और सी भी लगाएगा। ए पे 1 माइक्रोकूलम है और सी पे -1 माइक्रोकूलम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो बी पे देखो, चूंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेगा इसको ऐसे, ओके, ऐसे ये रिपेल कर देगा। मैंने बताया जब भी रिपल्सन होगा तो बाहर करा, जैसे एक पॉइंट चार्ज है, दोनों में रिपल्सन हो रहा तो एक इधर आ जाएगा, एक इधर आएगा। तो अगर मुझे ये चार्ज है, इस पे लगने वाला फोर्स चाहिए तो ये फोर्स लेंगे, अगर इस पे लगने वाला फोर्स चाहिए तो ये चाहिए हमको, ओके। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे ये पॉइंट पे फोर्स, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा तो इधर लेंगे, ये इधर लेंगे। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे लगने वाला चार्ज फोर्स चाहिए तो ये फोर्स लेंगे, अगर इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स चाहिए तो ये लेंगे, ओके। समझ में आ गया। रिपल्सन में। और अट्रैक्शन में क्या करना, अट्रैक्शन में अंदर लेंगे, ओके, अंदर में ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, एक ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ओके। तो इस पे लगने वाला चाहिए तो ये ले लेंगे, ये इसको लेना चाहिए तो ये ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बगल वाला ले लेना, ओके। चलो तो अब इस बी पॉइंट पे ए लगा रहा है इधर ऐसे, तो इसका नाम मैंने दिया फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बी पे लगाएगा फोर्स ए पर, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो रिपल्सन है, बाहर कर दिया मैंने ऐसे, लो, ठीक है। अब सी देखो, सी पर तो नेगेटिव चार्ज है, अब बी पर तुमको पॉजिटिव चार्ज है, मुझे बी पर लगाना है, बी नेट फोर्स बी पर निकालना है, तो बी पे ही देखना है और कुछ किसी पे नहीं देखना है, ओके। तो देखो सी पर नेगेटिव है और बी पे पॉजिटिव है, तो सी तो अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट कर रहा था बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में ये वाला ये जो फोर्स है, मैंने नाम दे दिया, एरो दे दिया, ओके। तो इसका नाम दे दिया FBC, आपको कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। FBC, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, क्यों नाम दिया, क्यों बी पे लग रहा है सी, तो ये अट्रैक्शन है, इसलिए ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखो जो ए लगा रहा है बी पे, वो भी उधर ही लगा रहा है, ओके, और सी जो लगा रहा है उधर ही लगा रहा है, ये दोनों सेम डायरेक्शन हो गया। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी भी उधर ही लग रहा है, और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए उधर ही लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, सीधे ऐड कर देंगे। जब सेम डायरेक्शन में होगा ना, जैसे मान लो कोई बॉडी है तुम्हारे पास, ये बॉडी है, ये मान लो एक ठेला है, एक ठेला को एक आदमी 5 मीटर से धकेल रहा है, एक आदमी और उसको 5 मीटर से 10 मीटर से उधर ही धकेल रहा है, तो जुड़ जाएगा फोर्स, 5 5 10 15 न्यूटन हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स होता है तो सीधे ऐड कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अगर ये एक ऐसे है एक ऐसे है तो घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये सीधे याद रखना। लेकिन कुछ एंगल पे अगर रहेगा, मान लो कुछ एंगल पे रहेगा, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूला पे हम लोग अभी अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है।
बस आप लोग ध्यान दो। तो देखो तो मैंने ये फोर्स बी पर लग रहा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ओके, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, आप दोनों का फोर्स लगा लो। अब इसका देखो डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, इसका भी डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है। तो फोर्स ए बी पे लगाने वाला फोर्स का डिस्टेंस 1 मीटर लेंगे और चार्ज लेंगे 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम को लिख देंगे 10⁻⁻6 कूलम, ओके। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, 10 का पावर -6, ओके। तो देखो मैंने लगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी फोर्स सेम है, ये भी फोर्स सेम है। क्यों सर? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस भी सेम है। देखो ए और बी के बीच का भी डिस्टेंस 1 मीटर है, अब बी और सी के बीच का भी डिस्टेंस 1 मीटर है, और दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम ही है, इसका भी 1 माइक्रोकूलम, इसका भी 1 माइक्रोकूलम। यहाँ भी देखो 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन में अपोजिट है, ओके। तो अब सीधे दोनों का एक का निकालो, दोनों को बराबर कर दो, बस हो गया, दोनों को ऐड कर देना। तो देखो फोर्स ऑन बी, ध्यान देना, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हम लोग जानते हैं, के स्मॉल के है ये, ओके, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 का वैल्यू, के का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है एयर में, हम लोग अंडरस्टूड है, कुछ नहीं बोले तो हम लोग 9 × 10⁹ ले लेंगे, एयर में ही हम लोग सारा काम करते हैं, अंडरस्टूड है वो। और Q1 का वैल्यू हो गया 10⁻⁶, Q2 का वैल्यू हो गया 10⁻⁶, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम था, 1 माइक्रोकूलम को होता है 10⁻⁶ कूलम, कूलम यूनिट मैंने नहीं लिखा है। अब डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस 1 मीटर, 1 का स्क्वायर, तो हो गया 10 का पावर -6, -6 -12 में 9 ऐड कर दो, -3 हो जाएगा। -3 को आप मिली न्यूटन भी बोल सकते हो, तो 9 × -3 को मिली बोलते हैं, मिली, माइक्रो 10 का पावर -6 को बोलते हैं, तो ये हो गया मिली न्यूटन। नहीं भी लिखना है तो यहीं पे छोड़ सकते हो आप, यहीं पे छोड़ सकते हो, और बोर्ड एग्जाम है तो ऑब्जेक्टिव में दिया तो देख लेना ऑब्जेक्टिव में है कि नहीं ऑप्शन में। ऑब्जेक्टिव अगर बना रहे हो, MCQ बना रहे हो, मिली है तो मिली लिखना पड़ेगा, ओके। तो इसका आया 9 मिली न्यूटन। अब फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी बी, सी की वजह से फोर्स जो बी पे लग रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही है, मैग्नीट्यूड उसका डिस्टेंस भी उतना ही है, तो फोर्स सेम रहेगा, इसलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ओके। डायरेक्शन भी सेम हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, पॉइंट क्लियर हो गया अच्छा से, ओके। तो इसलिए दोबारा BC के लिए अलग से डेफिनेशन माने का फॉर्मूला लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तब दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो ऐड कर दो, बस बहुत आसान है। तो यही है नेट फोर्स, नेट फोर्स निकालना है। तो देखो नेट फोर्स ऑन बी मैंने लिख दिया, देखो नेट फोर्स ऑन बी, देखो नेट फोर्स ऑन बी मैंने लिख दिया। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, दोनों का वैल्यू 9 मिली न्यूटन है, तो दोनों का 18 मिली न्यूटन हो गया। और डायरेक्शन किधर है? तो राइट है, डायरेक्शन किधर है? तो राइट, राइट ही तो डायरेक्शन, नेट फोर्स का डायरेक्शन उधर ही ना होगा, जब एक फोर्स उधर देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा, तो नेट का फोर्स का रिजल्ट यही है तुम्हारा सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। नेट फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी चार्ज फोर्स लगा रहा है उसको ऐड कर देते हैं वेक्टर के हिसाब से, वेक्टर के हिसाब से ऐड करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लो आप लोग, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो ओके। देखो देखो ये एक चार्ज है, एक ये देखो ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के एक वर्टेक्स पे एक चार्ज एक पॉइंट ए पर चार्ज क्यू रखा हुआ है, बी पॉइंट पे चार्ज क्यू है, सी पे क्यू है, सब पे क्यू मैंने रख दिया, क्यू, ओके। ये 1 मीटर की दूरी पे, ये 1 मीटर की दूरी पे, ये 1 मीटर की दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पर है, ओके। यानी कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो, जिस सबका सब एंगल 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो रहा है? एक एक बात को ध्यान से सुनो। तो जिस ट्राइंगल का सभी एंगल सभी साइड इक्वल होता है तो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। देखो सब डिस्टेंस 1 मीटर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका सब एंगल 60 डिग्री होगा, ओके। अब मुझे बोला है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए पे फोर्स निकालना है, तो ए पर बी भी लगाएगा, ये क्योंकि सब पॉजिटिव चार्ज है, ये भी लगाएगा, तो रिपल्सन ही होगा। तो देखो ये लगाएगा इधर, ये लगाएगा इधर, अब दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा। अब मुझे एंगल चाहिए, यहाँ पर सेम डायरेक्शन तो नहीं है कि ऐड कर दोगे, अपोजिट डायरेक्शन होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एंगल है 60 डिग्री है, तो हम लोग फार्मूला लगाना पड़ेगा 11th वाला, ओके, रिजल्टेंट वाला। तो देखो पहले मैं इसका फिगर आपको दिखा देता हूँ। देखो ये बेहतरीन फिगर देख लो आप लोग। तो ए पर निकालना है मुझे, तो बी लगा रहा है ए पे रिपल्सन, तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, सी लगा रहा है इस पे तो रिपल्सन, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ओके। अब ध्यान दो, अब इस दोनों का रिजल्टेंट जो है इनके बीच में होगा, बीच में रिजल्टेंट होगा। अगर आप लोगों को किसी को वेक्टर में दिक्कत है, वेक्टर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट करके बताना। 12th वाले किसी बच्चे को और वेक्टर में प्रॉब्लम है तो मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा, छोटा सा वीडियो 5-10 मिनट का वीडियो, जिसमें मैं बेसिक पूरा वेक्टर पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग अगर कमेंट करके बताओगे तो। वैसे भी मैं 11th का बेसिक फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ अभी, बहुत अच्छा से बेसिक फिजिक्स पढ़ाऊंगा उसमें, बेसिक मैथ बताऊंगा उसमें, तो उसको मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को जाके देख लेना। अभी मैं बनाया हूँ नहीं, बनाने वाला हूँ, सो डोंट वरी। आपको किसी को दिक्कत है वेक्टर में तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा उसको देखने के बाद। बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, इनफ है, वो पूरे फिजिक्स में काम आएगा, पूरे 12th में काम आएगा। वेक्टर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी फिजिक्स में, ठीक है। 12th को समझने के लिए वेक्टर आना ही चाहिए। जनरली बच्चे 11th पढ़ते नहीं है तो 11th तक गुल हो जाता है, ओके। फर्स्ट ईयर कहते हैं फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में रेस्ट कर लेता है बच्चा, ओके।
डोंट वरी, चिंता मत करना, रोना नहीं, हम हैं इसके लिए, हमारे जैसे टीचर इसलिए तो हैं कि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, कम किया जाए। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं सब में आपको हेल्प करूँगा, बस आप लोग खाली मेरे साथ बने रहो, ठीक है, सिर्फ मेरे साथ बने रहो, अपना प्यार मुझे देते रहो, ठीक है। चलो तो देखो, तो ये नेट फोर्स निकल गया, तो ई एंगल 60 है, तो बी एंगल कितना आ जाएगा 60, ओके 60 एंगल। तो ये फोर्स बोल लो F1, ये बोल दो F2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये फोर्स निकालोगे, तो ये फोर्स निकालोगे F A भी निकालोगे, तो डिस्टेंस लोगे ये 1 मीटर, और चार्ज Q1 Q2 के क्यू बाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर के क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड F, ये मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट है। ओके, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ओके सॉरी, तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या करना है, हमको इसको ऐड कर देंगे हम लोग सीधे, मैंने कि सॉरी फार्मूला लगाएंगे। तो अभी इसका मैग्नीट्यूड को मैं बोल रहा हूँ F, इसको बोल रहा हूँ F, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैंने देखो निकाल के दिखाया यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप लोग गौर से देखो ध्यान से कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ओके, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो क्या होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फार्मूला लगा दो। अब बताओ यहाँ पे आप लोग देखो, ध्यान देना अच्छा से कि के को के ही रहने देना। अब Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, अब डिस्टेंस 1 मीटर है, तो के क्यू स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर छोड़ दो। अब जितना ए लगा रहा है बी पे फोर्स ऑन ड्यू टू बी लगा रहा है ए पे, उतना ही सी भी लगा रहा है ए पे, तो फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है। समझ आ रहा है, देखो ना, दोनों का चार्ज सेम ही तो है। आराम से समझाता हूँ, कहो सर कितना आप जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम रोक के देख लेना। टू इंटू का स्पीड, अगर किसी को जल्दी समझना, फास्ट समझना है तो ऐसे देख सकते हो समझे कि नहीं। अगर किसी को स्लो देखना है तो आराम से देखो, ये वेक्टर है, ऐसे हो रहा है, ये 2 न्यूटन का फोर्स है, ये 3 न्यूटन का फोर्स है, ऐसे देख सकते हो बहुत हाफ इंटू की स्पीड कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। वो यूट्यूब पे तुमको वीडियो देखने में तुमको एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो जिसको फास्ट देखना है फास्ट देखो, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि तुम ना तो फास्ट देखो ना स्लो देखो, ओरिजिनल देखो और आराम से समझो, थोड़ा एक्स्ट्रा बात हो लेकिन सुन लो, थोड़ा सा सब्र कर लो, अच्छी चीज़ मिलेगी, कोई बात छोड़ना नहीं, स्किप मत करना, स्किप करने से प्रॉब्लम बढ़ जाता है, कोई कंसेप्ट छूट गया लो वो भी गया काम से। तो इसलिए एक एक बात को गौर से आप लोग सुनो। तो क्या होता है देखो गौर से, यहाँ पे जो एक चार्ज है, ये चार्ज जो आपको ध्यान देना आप लोग अच्छा से, ये जो है, तो देखो ये फोर्स है, तो इसमें ये चार्ज क्यों है, भी चार्ज क्यों है, डिस्टेंस सेम है, ये भी इसकी वजह से जो फोर्स लगा ये भी चार्ज क्यों है, चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैंने तो एक का चार्ज निकाला, दोनों का मैग्नीट्यूड लिख दिया। ओके, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ओके मैंने निकाल दिया, के क्यू स्क्वायर आया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, उसका भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने एफ बोल दिया, इसका भी एफ बोल दिया, इसका भी एफ बोल दिया, F1 भी एफ है, F2 भी एफ है, और थीटा 60 डिग्री हो गया। कहोगे सर थीटा 60 डिग्री कैसे हो गया, देखो थीटा किसको बोलते हैं, दोनों फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स और ये फोर्स के बीच का एंगल, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 पूरा 60, ये अल्फा क्यों दे दिया सर, ये बताता हूँ मैं, डोंट वरी, लेकिन मैं पूरा एंगल लूँगा, ये इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब चलो आ जाओ फॉर्मूला पे आ जाओ, सॉरी। ओके, देखो आप लोग अच्छा से ध्यान देना यहाँ पे, तो ये F1 का भी वैल्यू के क्यू स्क्वायर है, F2 का भी वैल्यू के क्यू स्क्वायर है, दोनों। चलो, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है, आप लोग देख लो फॉर्मूला, जिसको नहीं आता 11th नहीं पढ़ते, देखो मैं फॉर्मूला मैंने लिख दिया हूँ, एक बात को मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए। तो फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर, ये F1 स्क्वायर है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, अरे पढ़ा होगा ना, रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वही है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। अब F1 भी F है, F2 भी F है, दोनों जगह F रख दो, थीटा 60 डिग्री है, रख दो, वैल्यू पुट कर दो, बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है नेट फोर्स निकालने के लिए। तो F स्क्वायर 2F स्क्वायर, ये 2F स्क्वायर है, कॉस्ट 62 होता है, ओके यू नो, 2 कैंसिल, ओके, तो रूट 3F स्क्वायर हो जाएगा, ये F स्क्वायर बचा, रूट 3F स्क्वायर, तो F रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट 3 इंटू F हो जाएगा, और F का वैल्यू मैंने निकाल चुका था ऊपर, के क्यू स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर रख दिया, तो ये निकल गया, तो ये नेट फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड निकल गया, ये आंसर आ गया। अब मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए भी एक चीज़ देखो अच्छा से आप लोग समझना, डायरेक्शन के लिए अभी मैं एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, इसका बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक जबरदस्त मेथड बताऊंगा आपको, चिंता मत करना, बस आप लोगों का साथ चाहिए। डायरेक्शन के लिए क्या करना है, डायरेक्शन किसको बोलते हैं, डायरेक्शन समझाओ, ये फिगर को समझो, फिगर से डरो नहीं, वेक्टर से, वेक्टर से डरना नहीं है। तो देखो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स और ये फोर्स, इसका रिजल्टेंट कौन है, इसका रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, ये इसका ही आंसर अभी आया है, रूट 3 इंटू के क्यू स्क्वायर, जो मैंने अभी लास्ट में निकाला है। ओके, तो ये नेट फोर्स का ये रिजल्टेंट हो गया, ओके नेट फोर्स हो गया, ये रिजल्टेंट का ये डायरेक्शन हो गया। अब ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है इस फोर्स के साथ या इस फोर्स के साथ, उस एंगल को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ओके, तो डायरेक्शन का मतलब हुआ कि ये रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितना एंगल बना रहा है, या तो इस फोर्स के साथ या तो इस फोर्स के साथ। मान लो इसको मैंने F1 बोल दिया, इसको F2 बोल दिया, ओके, या F2 इसको बोल दो, जैसे बोलना आपको बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इस एंगल को अल्फा बोल दिया हूँ, अल्फा, इसका इसी एंगल का वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए। तो फॉर्मूला लगा दो, देखो इसको देखो ध्यान देना,
अगर आपको ये चाहिए इसके साथ इसको F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो, तो ये अल्फा चाहिए तो क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड लो, ध्यान देना इसका मैग्नीट्यूड लो और साइन को मल्टीप्लाई कर दो, इसको बोल दो F2, तो फॉर्मूला सुनो क्या होता है, F2 साइन थीटा, ध्यान देना चाहिए F2 साइन थीटा, ओके, F2 साइन थीटा होता है फॉर्मूला, मैंने यहाँ पर लिखते हैं हम लोग बी साइन थीटा, याद होगा 11th में पढ़ते हैं, बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा, ओके वही है F2 साइन थीटा प्लस F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अब F1 भी F2 भी F है, थीटा 60 डिग्री है, और F1 भी F है, तो F लिख दो। अब ध्यान दो F नीचे कॉमन ले तो ये F कॉमन नीचे आ जाएगा, कॉमन लेकर के F कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, F तो कट जाएगा, साइन 60 का वैल्यू रख दो, कॉस 60 का वैल्यू रख दो, बस कुछ नहीं करना, √3/2 और ये 2 एल्सियम हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये 3/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, एक 3 को लिख दो √3 इंटू √3, एक 3 को लिख दो ऐसे, एक 3 होता ना, उस 3 को लिख दो √3 इंटू √3, ओके, तो ऊपर एक √3 है, एक 3 को 2 3 √3 था, एक √3 कट जाएगा, ओके ऐसे √3 है, √3 कट जाएगा, तो एक 1/√3 बचेगा, तो 1/√3 हो गया। अब बताओ tan अल्फा इक्वल टू आया 1/√3, तो tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है 30 डिग्री का, तो अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो ये सब बहुत ईजी है, देखो तो ये डायरेक्शन निकालने का पता सीख गया हम लोग, तो ये मैग्नीट्यूड निकल गया, देखो ये मैग्नीट्यूड निकल गया यहाँ पे, यहाँ मैग्नीट्यूड निकल गया, ये डायरेक्शन निकल गया, एंगल को डायरेक्शन बोलते हैं, अल्फा वाले 30 डिग्री। देखो वैसे भी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ आप लोगों को, चलो ध्यान देना, ओके ध्यान दो, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो जो एंगल होगा ना वो जस्ट इस एंगल का हाफ हो जाएगा, हाफ आधा कर देना, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो 60 था, 60 का आधा करना होता 30, बस 30 कर दो, सीधे आंसर निकल जाएगा। एक और शॉर्ट ट्रिक से इसको बना सकते हो, अगर आप लोगों को किसी को वेक्टर में कंपोनेंट तोड़ना आता है तो उससे भी बना सकते हो सवाल, तो मैं बता रहा हूँ उसको, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलो नोट कर लेना। अब मेथड 2 में बताता हूँ, जबरदस्त मेथड बताता हूँ, मेथड 2 देखो, मेथड 2 में क्या करना है, अगर कंपोनेंट तोड़ने आता है तो देखो ध्यान दो, मैंने ये पहले एक फोर्स में मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, के क्यू स्क्वायर निकाल लिया, F बोल दिया दोनों का एकदम सेम, के क्यू स्क्वायर का, डिस्टेंस तो 1 था, ओके चलो आ जाओ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों का ध्यान चाहिए, अटेंशन दो यहाँ पे, ओके देखो एक फोर्स इधर लग रहा था, तो इसका 2 कंपोनेंट तोड़ दो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, समझो कि एक फोर्स का 2 ठो पार्ट कर सकते हो, ऐसे समझो कि एक फोर्स का 2 हाथ है, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, फैला दो, बात खत्म, मैंने एक फोर्स को 2 टुकड़े में तुम तोड़ सकते हो, ठीक है, तो एक टुकड़ा दो, जो देखो 60 डिग्री था, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, सर कैसे 60 हो गया सर, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये लाइन एंगल जो होता है, ये एंगल और ये एंगल हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल ध्यान दो, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, तो 60 है तो ये 60 होगा, ये एंगल 60 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब ध्यान देना इस वेक्टर का 2 पार्ट करो, तो जो जिसमें एंगल टच कर रहा होगा उसमें कॉस से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये तुम्हारा फोर्स था ना, ये F है, ये भी F है, ये भी F है, दोनों F है, दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने F बोल दिया, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, तो इसको बोलेंगे F cos 60 डिग्री, इसको बोलेंगे F sin 60 डिग्री। इसके लिए भी सोचो, इसके लिए भी तोड़ेंगे तो इसका इधर तोड़ेंगे F cos 60 डिग्री, मैंने ले लिखा, लिख लेना आप लोग F cos 60 डिग्री, और इसका इधर एक वर्टिकल कंपोनेंट इधर होगा F sin 60 डिग्री। तो बताओ F cos ये भी है, F cos ये भी है, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, अपोजिट, तो दोनों कट जाएगा, कैंसिल कर दोगे, तो मैंने कट के साइन दे दिया, लो काट दिया मैंने, कट किया, ये कट हो गया, तो ये दोनों फोर्स तक कट ही गया, बचा ये, तो F sin 60 डिग्री इधर ही है, F sin 60 डिग्री इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो, तो F sin 60 डिग्री F sin 60 डिग्री सीधे ऐड कर दो, तो 2F sin 60 डिग्री, देखो आसान हो गया, अब तुम सोच भी नहीं सकते कितना ईजी हो गया। देखो नेट फोर्स ऑन बी, तो 2F sin 60 डिग्री 2F sin 60 डिग्री, आप ध्यान दो F का वैल्यू मैंने निकाल चुका था, यहाँ पे के क्यू स्क्वायर निकाल रखा है, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, ओके, तो 2 कैंसिल कर दो, ओके सॉरी एक मिनट, ओके चलो 2 कैंसिल कर दो, तो √3 के स्क्वायर, दो आंसर आगे कितना आ गया, एंगल सीधे हाफ कर दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल सीधे हाफ कर देना, दो कितना इजी हो गया। तो ये कंपोनेंट का कमाल है, तो कंपोनेंट आना चाहिए, नहीं आता वेक्टर में तो टेंशन मत लेना, मैं बेसिक फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा, वो वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो आ जाओ, अब एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान देना आप लोग अच्छा से, ठीक है। चलो तो यहाँ पर जो है आप लोग का एक क्वेश्चन देख लो, मैं इस पे फिगर में बता रहा हूँ, इस पर बोल रहा है क्वेश्चन में नेट फोर्स ऑन 2 कूलम चार्ज, दो मैं बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे हम लोग। ये एक स्क्वायर है, वर्ग, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है और सब एंगल 90 डिग्री होती है, तो देखो सब 2 मीटर डिस्टेंस पर है, ओके डिस्टेंस 2 मीटर, सबका साइड 2-2 मीटर दे दिया। अब दो यहाँ पे ए है, ये ए पर 2 कूलम चार्ज रखा हुआ है, ये डी पर -2 कूलम चार्ज रखा हुआ है, सी पे 8√2 कूलम चार्ज रखा हुआ है, अब बी पे -2 कूलम चार्ज रखा हुआ है। सब मैं थोड़ा न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि ज़्यादा क्लैरिटी हो, ये सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे, ठीक है। चलो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन बोर्ड के लिए काफ़ी है, कंपटीशन के लिए भी आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करने में आसानी होगा, ओके। चलो अब क्या करो कि मुझे ए पे चार्ज निकाल, इस पे फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा था बताओ, क्या वो चार्ज बचा, चार्ज गिनो, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, तो ये तो नेगेटिव चार्ज है, ध्यान देना, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा, इधर लगाएगा, ये भी नेगेटिव चार्ज है तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, इधर लगाएगा, तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, मैग्नीट्यूड देखो तो
-2 कूलम ये भी +2 कूलम ये, +2 कूलम -2, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कोई एक का निकालेंगे दोनों का हो जाएगा वो, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इसका इधर, इसका इधर, तो रिजल्टेंट तो इधर होगा, क्लियर हो गया। तो इनका और इनका रिजल्टेंट इधर हो गया, तो एक फोर्स इधर आ गया, इन दोनों के बदला इन दोनों का रिजल्टेंट इधर हो गया, ठीक है। चलो अब 8√2 जो कूलम है ये भी तो फोर्स लगाएगा इस पर, तो ये तो प्लस है, ये प्लस है, तो रिपल्सन होगा इसमें, रिपेल करेगा ये, तो रिपेल करेगा तो इससे दूर दूर बनाया, तो ये दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट जो है इधर है और ये लगा रहा है इधर अपोजिट, तो इसका और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे क्योंकि अपोजिट हो गया। समझ आया बात को, तो नेट फोर्स निकल जाएगा। चलो देखो कितना आसान है। अब कहोगे सर डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जिसका ज़्यादा होगा, अगर इसका वैल्यू ज़्यादा है तो इधर डायरेक्शन है, और उसका वैल्यू ज़्यादा तो उसका डायरेक्शन, जिधर बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो, तो नेट मैग्नीट्यूड निकाल दिया यहाँ पर, देख लो आप लोग। दो एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी की वजह से, ई वाला की वजह से, तो हम लोग नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, मैग्नीट्यूड ही लेंगे हमेशा हम लोग, ठीक है। तो के Q1 का वैल्यू 2 है, Q2 का वैल्यू भी 2 था, और डिस्टेंस भी 2 है, 2 स्क्वायर, कैंसिल हो गया, तो के बचा, तो निकल गया फोर्स ऑन ए बी, के निकला, के निकला, ए डी भी उतना ही होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, डी भी उतना ही फोर्स लगाएगा, मैंने बताया, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होगा, ओके। तो देखो, तो ए डी दोनों सेम, अब नेट फोर्स निकाल लो, एंगल 90 है दोनों फोर्स के बीच में, देखो एंगल दोनों के बीच में 90 है, और इन दोनों में 90 है ना, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लगता है, दोनों के एंगल 90 है, फॉर्मूला लगा दो वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को, सिंपल, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 + 2F2 cos 90, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, जानते हो आप लोग, तो 90 0 हो गया, खत्म कर दो, खत्म हो गया, F1 + F2 स्क्वायर, तो ये k स्क्वायर + k स्क्वायर, √2k स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर के रूट से बाहर हो जाएगा। समझ आ रहा है, बहुत ईजी है। चलो आप लोग कितना आसान है, तो ये तो निकल गया दोनों √2 के, अब आराम से ये तो रिजल्टेंट आ गया, कौन रिजल्टेंट आया, देखो फिगर देखो, ये इनका रिजल्टेंट आया √2 × k, ये रिजल्टेंट आ गया। अब निकाल दो ये वाला, इसकी वजह से इधर वाला, ये वाला फोर्स, तो इसमें देखो डिस्टेंस ये लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालोगे तो ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस मुझे पता ही नहीं है, ये डायगोनल है स्क्वायर का, विकर्ण है स्क्वायर का, ओके, इस वर्ग का विकर्ण है, डायगोनल है। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके, तो 2 का स्क्वायर तो 4 4 8 √8 का 2 कर दोगे, 2 का स्क्वायर 4 8 हो जाएगा, तो √8 को लिख दोगे 2√2, पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये आप लोग निकालोगे ऐसे करके, पॉइंट क्लियर हो रहा है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। वैसे भी डायगोनल होता है फार्मूला √2 × साइड, √2 × साइड यहाँ पर 2 है तो 2√2 कर दो, तो मैंने यहाँ निकाल रखा, देखो आप लोग के लिए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, यहाँ निकाल रखा है, मैंने निकाल रखा है। तो के Q1 का वैल्यू 2 और Q2 का वैल्यू 8√2, और यहाँ 2√2 का स्क्वायर डायगोनल, ओके, तो 2√2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8, ये 8 कैंसिल, तो बचा तो आपको 2√2, सॉरी 8 दूना 2√2 के बच ही गया, के को छोड़ देना, के का वैल्यू मत रखना। अब बताओ ये बड़ा है, ओके, ये जो वैल्यू आया था यहाँ पे, ओके, ये वैल्यू √2 क्या आया, ये 2√2 क्या आया, तो बड़ा कौन फोर्स हो गया, फोर्स ये बड़ा हो गया, ये वाला फोर्स बड़ा हुआ जो इधर से लग रहा था, और ये कम आया था, तो ये √2 को ये 2√2 घटा दो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम डायरेक्शन में होता था ऐड कर देते हैं, ओके, तो 2√2 में से √2 घटा दो, √2 का ये नेट फोर्स निकल गया। कितना आसान है, देखें बहुत ईजी है कि नहीं है। चलो और डायरेक्शन पूछेगा तो अलॉन्ग डायगोनल के अलॉन्ग है, और किस डायरेक्शन में, ये CA के डायरेक्शन में, क्योंकि AC वाला फोर्स बड़ा था, ठीक है। चलो ये हो गया, आप लोग का समझ में आ गया, ये सब आप लोग नोट कर लेना इसको। तो ये सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन है, उसमें मैंने 2 न्यूमेरिकल करवा दिया आप लोगों को, बेहतरीन 3 न्यूमेरिकल करवाया मैंने, और उसके अलावा मैंने उसका थ्योरी भी करवाया। तो आप लोग ध्यान से देख लेना, एक दो बार रिपीट कर लेना, नहीं समझाया तो बात को वीडियो पॉज करना, रिवाइंड करना, देखना, बार बार कॉपी में नोट करना, खुद से प्रैक्टिस करना। और जो बच्चे कंपटीशन वाले देख रहे हो वो बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन सब खूब सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम होगा कोई क्वेश्चन बनाने में तो हम मुझे आप मैसेज करना, मैं कंपटीशन की तैयारी अलग से करवाऊंगा, सो डोंट वरी। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के लिए भी यही है, और कंसेप्चुअली तो मैं पूरा दे रहा हूँ, सबके काम आएगा, ये सबको काम आएगा। चलो आज आप कुछ खास बात कर लेते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये कुछ बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में MCQ में बनता है, नीट वाले बच्चों के लिए ये सब बन जाता है। नीट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है फिजिक्स में, ठीक है, न्यूमेरिकल तो आता ही है, थ्योरेटिकल भी आ जाता है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बहुत सिंपल डिफरेंस है, मैंने बताया था पहले ही, मैंने चर्चा किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज की वजह से डेवलप होता है। किस वजह से, तो इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू चार्जेस, चार्ज की वजह से डेवलप होता है, 2 चार्ज के बीच में डेवलप होता है, और ये 2 मास के बीच में डेवलप होता है, ओके। तो इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू चार्जेस, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू मासेस, क्लियर हो गया, मास की वजह से।
अरे जो ग्रेविटेशनल फोर्स समझते हो ना, कोई बॉडी को जैसे बॉल को तुम ऊपर फेंकते हो जमीन से, अर्थ से, तो अर्थ पे आके गिरता है, गिरता है, तो अर्थ अपनी ओर उसको खींच रहा है, तो अर्थ के मास की वजह से, बॉल के मास की वजह से फोर्स लग रहा है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो मास की वजह से जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। चार्ज की वजह से फोर्स लगता है उसको बोलते हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो याद ना बात को। तो जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है वो। कभी भी तुम देखो कि कोई बॉल को तुम अर्थ से फेंकोगे वो अर्थ को छोड़ के भाग जाएगा, जब ऊपर भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रिपेल कभी नहीं करता, वो हमेशा अर्थ की ओर ही अट्रैक्ट होता है। हाँ, वो फोर्स डिस्टेंस के साथ घट सकता है, वो वीक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया। तो ये मास की वजह से डेवलप होता है, ये चार्ज की वजह से डेवलप होता है, ये अट्रैक्टिव होता है। लेकिन जो चार्ज की वजह से फोर्स डेवलप होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। मैंने पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सेम चार्ज में लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, बहुत ईजी है कि नहीं है? चलो, 2 पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत आसान है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया बोर्ड वाले बच्चों के लिए। देखो 10 जगह ढूंढोगे, ऐसा किताब में आपको नहीं मिलेगा। आप छांट छाट के मैंने यहाँ इसको एक एक करके नोट को बनाया। देखो मेरा एक नोट बनाने में मैं कम से कम 5-6 बुक पढ़ता हूँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है नोट बनाना। नोट बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए बुक पढ़ता हूँ, फिर नोट बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा कंप्लीट कंसेप्ट देता हूँ। कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बुक पढ़ने से मैं कंसेप्ट भी आपको देता हूँ और आपको नोट्स भी दे देता हूँ। इसलिए इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगता है। इसलिए आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ, आप फ़ायदा उठा करके अपने साथियों में खूब इसको शेयर करो। ठीक है, समझाया बात को? इसको बोलना नहीं पड़ेगा मुझे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम जाकर चैनल सब्सक्राइब करो, सब शेयर करो, ये काम आपका है। हाँ, लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, तो लाइक जरूर कर लेना। चलो अभी लाइक कर दो, आप लोग लाइक अभी कर दो, गुरु दक्षिणा देकर जाओ सर को। ओके, चलो कर दिया होगा आप लोगों ने। चलो चलो, थैंक यू लाइक करने के लिए। चलो, अब देखो तीसरा डिफरेंस देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट है, बच्चों को दिक्कत होता है इसमें, इसको समझो आप लोग अच्छा से। कि तीसरा जो है कि जो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर मेरी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है? जैसे मान लो कि 2 चार्ज है, एयर में तुम रखे हो 2 चार्ज, मान लो Q1 है, Q2 है, इनके बीच का दूरी मान लो 1 मीटर है। 1 मीटर को तुम एयर में रखे हो, एयर में मान लो उस पर 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है? 80 न्यूटन। कोई भी 2 चार्ज रखा हुआ है और वो 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, मान लो कि उस पर 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर उसी चार्ज को उतनी दूरी पे, उसी चार्ज को 1 मीटर की दूरी पे, उसी चार्ज को अब वाटर में जाकर रख दिया हमने, वाटर में रख दिया, तो फोर्स 1 न्यूटन हो जाएगा। कब जा सर कितना कम गया? बहुत कम गया। हाँ, ये फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, जो घट के 80 न्यूटन से 1 न्यूटन हो गया। अगर 1 मीटर की दूरी पे उसी चार्ज को अगर हम वाटर में रख देंगे, अगर एयर में 80 न्यूटन फोर्स लग रहा था, वाटर में 1 न्यूटन लगेगा। समझो, बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ओके, यानी कि ये जो फोर्स है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम पर फर्क पड़ता है। दूसरे मीडियम में ले जाओगे तो फोर्स घट जाएगा। ओके, एयर में ज़्यादा होगा, उसका दूसरे मीडियम में ले जाओगे, जैसे वाटर में और ऑयल में, हर जगह इसका फोर्स घट जाएगा, फोर्स उसका चेंज हो जाएगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। एयर में उसका फोर्स मान लो 80 न्यूटन है, तो उसको वाटर में भी ले जाओगे उतनी दूरी पे उसी मास को, तो उसका फोर्स उतना ही रहेगा, 80 न्यूटन ही रहेगा। तो इट डजंट डिपेंड ऑन मीडियम, बट इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ओके, समझिए बात को? हाँ, मैंने ये भी बताया था पिछले लेसन में कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बहुत स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इट इज़ रिलेटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ रिलेटिवली वेरी वीक। तो मैंने डिफरेंस यहाँ पर लिख दिया, 4 डिफरेंस है। ओके, आप लोग नोट कर लेना अच्छा से, बहुत अच्छा से, बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा नोट्स हो गया है। अब चलो दूसरा आ जाओ। दोनों में कुछ सिमिलरिटी भी है, दोनों फोर्स में कुछ सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी समझना आप लोग बहुत अच्छा से। सिमिलरिटी ये है कि दोनों फोर्स सेंट्रल फोर्स है। आपको सेंट्रल फोर्स क्या है? दोनों फोर्स में समानता भी है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है? तो देखो, एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी मान लो कि ऐसा, ध्यान देना, मैं यहाँ से अच्छा समझाता हूँ। एक बॉडी है, एक बॉडी ऐसे है। अब दोनों में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स जो लग रहा है इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है, तो ये नहीं कि फोर्स ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा, फोर्स हमेशा ऐसा लगेगा। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, सेंट्रल फोर्स है। ओके, समझाया? ये जो फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ओके, माने वो पॉइंट के अलोंग काम करता है, इसलिए सेंट्रल फोर्स कहते हैं उसको। सेंट्रल फोर्स, सेंटर को ज्वाइन कर दो, उसके लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, इसलिए सेंट्रल फोर्स।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर सेंट्रल फोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। आपको सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो ये सब 11th में पढ़ाया गया था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं कि जिस फोर्स का वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। आपको सर नहीं समझ आया तो डोंट वरी, खाली इतना याद रखो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको संरक्षी बल कहते हैं। ओके चलो कोई बात नहीं। दोनों फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स क्या होता है, ये बहुत दूर तक काम करता है, बहुत दूर दूर तक। मैंने लिखा था 10 का पावर 18 मीटर तक की दूरी तक के लिए का वैलिड है, बहुत दूर तक ये लागू होता है। मानिए कि कहा जाता है कि इन्फिनिटी तक इसका इफेक्ट है दोनों फोर्स का। ओके ये कि दूरी बढ़ने से फोर्स घटता है, लेकिन ये फोर्स होता है थ्योरेटिकली, ये इन्फिनिटी तक इसका ये फील किया जा सकता है। ठीक है चलो, थ्योरेटिकल जो है ये फोर्स कहाँ तक एक्सपीरियंस हो सकता है, इन्फिनिटी तक, यानी कि बहुत दूर तक फैलता है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स है। और दोनों फोर्स जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी डिस्टेंस के साथ ये फोर्स घटता है। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ मैंने पढ़ाया था 1/r²। तो ये दोनों, ये जो नियम है इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो दोनों फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो क्लियर हो गया ये। तो ये कुछ डिफरेंस भी हो गया, डिफरेंस भी मैंने बता दिया, सिमिलरिटी बता दिया। सिमिलरिटी तो ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, राइट डाउन द सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने एक जगह 4 डिफरेंस लिखा दिया, 4 सिमिलरिटी लिखा दिया। ओके चलो, अभी हमारे पास टाइम है, मैं कुछ और एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा के खत्म करता हूँ टॉपिक को। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अभी बढ़ा रहा था। ओके चलो, ये रिलेटिव परमिटिविटी। ओके ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन और आई के, इसको आप लोग समझो, बेहतरीन तरीके से समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चों को समझ में नहीं आता है जो मैं बता रहा हूँ, मैं इसके लिए व्हाइट पेज यूज़ करता हूँ। ओके चलो, ओके ध्यान दो, एक चीज़ समझना, जो मैं एग्जाम्पल दिया था कि जब मान लो कि एक Q1 चार्ज है, Q1 Q2 1 मीटर की दूरी पर है, इस पर लग रहा है 80 न्यूटन फोर्स। अभी ये एयर में है, कहाँ पर है, ये एयर में, मैं ए लिख दिया हूँ, एयर में, एयर में है। ओके एयर में है, तो ये दोनों चार्ज 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। चार्ज कुछ भी हो सकता है, 2 कूलम 3 कूलम कुछ भी, कोई भी चार्ज है, ये कोई दो ये चार्ज है, और उस पर एयर में रखा हुआ है, और उस पर फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन। कितना न्यूटन लग रहा है फोर्स, 80 न्यूटन। अब इसी चार्ज को उठा करके आप वाटर के अंदर डाल दो, ये वाटर है, मान लो ये वाटर है। ओके वाटर में इसी चार्ज को उतने ही मीटर पे, एक मीटर की दूरी पे वाटर में डाल दो, ये वाटर है आपका। ओके मैं लिख दिया हूँ वाटर है, ये H2O वाटर। तो 1 मीटर की दूरी पर रख दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा जान, तो 1 न्यूटन हो जाएगा। कितनी आश्चर्य वाली बात है, यानी फोर्स जो है 80 टाइम्स घट गया, 80 गुना घट गया, 80 गुना घट गया। तो वाटर के अंदर ध्यान देना, चार्ज का एक अपना फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि नेक्स्ट लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। ओके अब कितने बच्चों ने पढ़ रखा होगा, चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो क्या होता है, एयर के अंदर, ऐसे समझ सकते हो इसको, समझने के लिए मैं देखो ये बाह्य तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट याद रखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए आसान है। कि मान लो कि ये चार्ज 80 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल रहा है, 80 इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में 80 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल रहा है। ठीक है, लेकिन वाटर के अंदर ये 80 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में से 79 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को खत्म कर देता है, काट देता है, नहीं आने देता है। ओके सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आने देता है, ये समझना। यानी क्या करता है, वाटर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काट के छोटा कर देता है, काट के छोटा कर देता है। अब वो काट के छोटा करने का जो प्रॉपर्टी है, जैसे वाटर के अंदर ज़्यादा है, वाटर के अंदर ज़्यादा है, माने फोर्स को छोटा करने का जो प्रॉपर्टी है उसी को बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। बच्चों को दिक्कत होता है, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी कुछ, जैसे मान लो एक मीडियम, ध्यान देना अच्छा सा, एक मीडियम ही है, एक मीडियम ही है। ओके ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ, जैसे वाटर है तो वाटर, ये एयर है, मान लो ये एयर है, ये एयर है। एयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ज़्यादा नहीं काटता है, लेकिन वाटर जो है बहुत ज़्यादा काटता है। तो एयर का जो परमिटिविटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। और वाटर का जो कोई भी मीडियम का परमिटिविटी लोगों को सिर्फ एप्सिलॉन लिख दोगे, एप्सिलॉन का बोलते हैं इसको, सिंबल एप्सिलॉन। नहीं होता तो ई लिख देना ऐसे करके, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाटर है, ये मैं ये वाटर बोल रहा हूँ, ये वाटर है, ये वाटर है, यहाँ पे लेफ्ट में वाटर रखा हुआ मैं, और ये एयर है आपका, ये एयर है। चलो ठीक है, अब इसका एप्सिलॉन नॉट, इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन। ओके अब ध्यान देना, इसका मीनिंग क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। एयर के पास ये प्रॉपर्टी है कि एयर में ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं घटता है, लेकिन वाटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा घट जाता है। एयर में मान लो 80 न्यूटन का फोर्स है, अगर कुछ दूरी पे कोई चार्ज रखा हुआ है, अब वही चार्ज को उतनी ही दूरी पे अगर तुम वाटर में डाल दोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन, 80 गुना घट जाएगा। तो यानी कि ये समझ में आ गया कि वाटर में जो फोर्स को छोटा करने का जो प्रॉपर्टी है, फोर्स को काट के छोटा करने का जो प्रॉपर्टी है, जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो गुण ज़्यादा है। तो वाटर की परमिटिविटी का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो एप्सिलॉन ऑफ वाटर ओके इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट समझा, यानी कि इस प्रॉपर्टी को होते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब परमिट करना, अनुमति देना, अनुमति। ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अनुमति नहीं देता है, ये फोर्स को काट के छोटा कर देता है ज़्यादा, लेकिन ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करता है, फोर्स ज़्यादा लगने देता है।
इसलिए इसका नाम रखा गया परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब अनुमति देने वाला। तो जो वाटर है, वाटर का परमिटिविटी गुण ज़्यादा है, ज़्यादा परमिटिविटी गुण है, माने कि वो काट के छोटा कर देता है, ज़्यादा को अलाउ नहीं करता है, ज़्यादा को परमिशन नहीं देता है। तो ज़्यादा को परमिशन नहीं देता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी ये ज़्यादा है। और ये कम को ये अलाउ देता है, यानी कि ये ज़्यादा फोर्स को काट के छोटा नहीं करता है, ज़्यादा छोटा करता ही है, समझे। तो इसलिए इसका नाम है परमिटिविटी। तो जो परमिटिविटी क्या है, तो परमिटिविटी एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है, क्या चीज़, फोर्स को काट के छोटा करने का। तो जो जितना फोर्स को काट के छोटा करता है उसकी परमिटिविटी उतनी ज़्यादा होती है। तो जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी उसकी उसमें उस मीडियम में फोर्स उतना कम जाएगा। पॉइंट क्लियर, यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, बात खत्म। यानी कि जिस मीडियम का परमिटिविटी ज़्यादा होगा उसमें फोर्स उतना कम जाएगा। तो परमिटिविटी है क्या सर, तो परमिटिविटी बस मीडियम की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उस मीडियम में अगर चार्ज को रखेंगे तो उसके फोर्स में कमी आ जाएगी, फोर्स को घटा देगा। परमिटिविटी जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा कमेगा, बात खत्म, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब 80 गुना घट जाता है, 80 गुना घट जाता है जब भी हम लोग एयर से, मान लो कुछ दूरी पे चार्ज को एयर में रखे हुए हैं, 80 न्यूटन फोर्स लग रहा है, उतना ही वही चार्ज को उतनी ही दूरी पे अगर वाटर में डाल देंगे तो उसका फोर्स जो है 80 गुना घट जाएगा, यानी 1 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। तो जितना गुना घटा, देखो एयर की तुलना में कितना फोर्स घट गया, 1 न्यूटन हो गया था, तो एक जितना गुना घटा उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ये तो परमिटिविटी काट के छोटा करने वाला गुण है, उसको बोलेंगे परमिटिविटी। तो इसके गुण को परमिटिविटी, इसमें काट वाटर के अंदर फोर्स को काट के छोटा करने का गुण ज़्यादा है तो इसकी परमिटिविटी ज़्यादा होती है। इसमें एयर में फोर्स को काटने का गुण कम है तो इसकी परमिटिविटी कम है, इसकी परमिटिविटी ज़्यादा है। लेकिन एयर की तुलना में वाटर कितना ज़्यादा काट रहा है, तो बोला 80 गुना काट रहा है। तो जितना गुना, जितना टाइम्स काट पा रहा है, जितना टाइम्स वो छोटा कर पा रहा है, उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये दोनों के रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो रिलेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एयर की तुलना में। तो एयर के रिस्पेक्ट में कोई मीडियम कितना फोर्स को घटा रहा है उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये टर्म बच्चों को बहुत भारी लगता है, बहुत इजी टर्म है, बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, बच्चा बस रट लेता है। मैं बता रहा हूँ बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है ये। ओके, मैं एक एक चीज़ को बता रहा हूँ, विजुलाइज कर लो बस, कल सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, एक एक बात को गौर से सुनो, मैं कोई बात फालतू नहीं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो परमिटिविटी तो मीडियम है, परमिटिविटी क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी है। ओके, जिसकी वजह से फोर्स घट जाता है, ये तो बात तय है। ओके, फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है। जिस मीडियम की परमिटिविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें उतना फोर्स घट जाएगा। जैसे वाटर जो है, वाटर की परमिटिविटी एयर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, ये फोर्स को बहुत घटा देता है। हर मीडियम का अपना अपना परमिटिविटी होता है, पर समझे। आप सुनना एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब ये एयर की तुलना में वाटर का, ओके, एयर की तुलना में ये एयर है, ये वाटर है, ओके, ये 1 न्यूटन फोर्स लग रहा था इसमें 80 न्यूटन फोर्स लग रहा था। ये एग्जांपल कभी मत भूलना, कभी नहीं भूलना। ओके, एयर में 80 न्यूटन फोर्स हम लगा रहे थे, एग्जांपल ले लेना है ऐसा ही, और वाटर में डालेंगे तो 1 न्यूटन हो जाएगा, 80 गुना घट जाएगा। तो एयर की तुलना में इसकी परमिटिविटी जो है कितना गुना घट गया, कितना फोर्स घट गया, 80 गुना घट गया। तो जो 80 टाइम्स घट गया उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको तो एप्सिलॉन बोलते हैं, इसका परमिटिविटी, इसका एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये ज़्यादा होगा वैल्यू, ये कम होगा, ये तो क्लियर है कि ये वाटर वाला जो परमिटिविटी ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा, ये क्लियर, माने कि एप्सिलॉन बड़ा है एप्सिलॉन नॉट से, तो क्लियर है। अब एप्सिलॉन को तुम जब एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दोगे तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। देखो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी इसके वाटर के काटने की जो क्षमता है एयर से कितना गुना कम है, ज़्यादा, 80 गुना। यानी कि वाटर 80 टाइम्स एयर से फोर्स को काट के छोटा कर देता है, 80 गुना इसका ज़्यादा क्षमता है फोर्स को काटने का, फोर्स को छोटा करने का। ठीक है, तो जो 80 है ना, 80 तो क्या बोल सकते हो, 80 जो है वो 80 बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, यानी 80 गुना ज़्यादा है तो 80 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं बोलता हूँ एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, ये नंबर है, ये प्योर नंबर है, ये प्योर नंबर है। यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कोई मीडियम की परमिटिविटी कितना गुना ज़्यादा है या कितना गुना कम है, बस उसी को बोलते हैं एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे मैं एग्जांपल अभी दे रहा था कि जो वाटर का जो परमिटिविटी है वो एयर के कंपेयर में 80 गुना ज़्यादा है, 80 एप्सिलॉन नॉट लिख दो, 80 गुना, तो एप्सिलॉन नॉट काट दो, कट जाएगा, यानी 80 आएगा। ये प्योर नंबर है, यही 80 रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, याद ना बात को। अब रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन याद रखो, कैसे बोलो, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। जो मीडियम, जिस मीडियम का हमको रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए उसको ऊपर रखेंगे और एयर का परमिटिविटी नीचे रखेंगे, या एयर बोलो या इसको बोलते हैं फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
वैक्यूम भी बोल सकते हो, इसका वैल्यू फिक्स होता है। ओके, ये फिक्स हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए तो क्या करोगे, उस मीडियम, जिस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए उस मीडियम का परमिटिविटी ऊपर रखो और फ्री स्पेस का परमिटिविटी नीचे रखो। मानी हमेशा कंपेयर करना है फ्री स्पेस से, यानी एयर से करना है हमेशा, उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव मतलब रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे वाटर वाला एग्जांपल देता, वाटर का मुझे रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए। ओके, तो वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए, तो वाटर जो है, वाटर का जो परमिटिविटी है वो एयर की तुलना में 80 गुना ज़्यादा है, 80 गुना ज़्यादा है। तो 80 से एप्सिलॉन नॉट कर कैंसिल, तो 80 लिख दो। 80 जो आया ये प्योर 18 जो आया ये रिलेटिव परमिटिविटी है, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो देखो रिलेटिव परमिटिविटी किसको बोलोगे, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग एप्सिलॉन आर बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, ये याद रखना, डेफिनेशन है ये। डेफिनेशन तो खुद से आप लोग बोल सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको के भी लिखते हैं, कैपिटल के, स्मॉल के नहीं। स्मॉल के जो था उसका वैल्यू 9 × 10⁹ जो कूलम कांस्टेंट है, ये एयर के लिए वो अलग है, ये कैपिटल के है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। समझ आ गया अच्छे से। अब ये सिंबल मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब ये इस्तेमाल करूंगा क्योंकि कैपेसिटर में यही इस्तेमाल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला, के का वैल्यू क्या मैंने बोला, ए एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट बोला, तो एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ से तुम क्या करो, ये एक फॉर्मूला तो ये हो गया एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फोर्स के टर्म में लिखना है, जैसे के इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। फोर्स के टर्म में तो मैं बोला जिसका परमिटिविटी ज़्यादा उसका फोर्स कम, उल्टा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो फोर्स में उल्टा कर दो, उल्टा करो, 1/f नॉट। ओके, पलट दो, एफ नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये एफ नॉट ऊपर हो जाएगा और एफ नीचे आ जाएगा। तो ये देखो के का फॉर्मूला फोर्स वाला में उल्टा हो गया, एफ ऊपर चला गया और एफ नॉट नीचे आ गया। ठीक है, एफ नॉट मानी F0। तो देखो के का दो फॉर्मूला, के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो भाई, बार बार बोल रहा हूँ। एक तो फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, एक के का फॉर्मूला हो गया एफ नॉट बाय एफ नॉट ऊपर लिख देना। ओके, उल्टा कर देना, इसका जस्ट उल्टा, इसका उल्टा। ओके, समझा आपको। तो के का फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, ए एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से उल्टा कर दो, उल्टा क्रॉस गुना करो तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया। कभी भी आप किसी मान लो हम लोग कहीं पर भी फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो देखना 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं ना, तो एयर के लिए लिखते हैं, एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए। अगर मान लो कोई बोला कोई मीडियम है, तो कोई मीडियम में तो क्या करना, एप्सिलॉन नॉट लिखना, लेकिन खाली वहाँ कैपिटल के लगा देना, बात खत्म। ओके, ध्यान देना। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखे थे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एयर के लिए फॉर्मूला है, Q1 Q2/r²। तो ये एयर के लिए। अगर यहीं पे आपको दूसरा मीडियम लिखना होगा तो 4 एप्सिलॉन नॉट लिखना, ये तो लिखना ही लिखना, खाली कैपिटल के लिखना यहाँ पे। Q1 Q2 सब सेम रहेगा, के लगा देना। एयर के लिए के का वैल्यू 1 होता है, तो के एयर के लिए के का वैल्यू 1 होता है। तो मैं बता रहा हूँ के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये प्योर नंबर है। ओके, प्योर नंबर, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। के का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर सेम क्वांटिटी का रेशियो है तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। मेरी बात सुनना, परमिटिविटी का यूनिट है, परमिटिविटी का यूनिट होता है। ओके, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं है। दिमाग में सेट कर लो बात को, परमिटिविटी का यूनिट भी है, डायमेंशन भी है, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी का ना तो यूनिट है ना तो डायमेंशन है। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना। के का वैल्यू 1 होता है, वाटर के लिए के का वैल्यू 80 होता है, और मेटल के लिए के का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। सब ये काम आएगा, मैं नोट्स में लिख रखा हूँ। देखो मैं आता हूँ पेज पे, आ जाओ आप लोग, आ जाओ, जो लो यहाँ पर मैंने लिख रखा है पूरा। पहले आ जाओ, रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन देख लो, मैंने लिख रखा है। आप लोग बोर्ड एग्जाम में रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला पूछ देता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम का परमिटिविटी को ये लिख दो, और फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हमेशा फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो जैसे वाटर का निकालना था, वाटर का परमिटिविटी और नीचे फ्री स्पेस का परमिटिविटी। मान लो मुझे निकालना है बेंजीन का परमिटिविटी, तो बेंजीन का परमिटिविटी ऊपर रखेंगे, आप फ्री स्पेस का परमिटिविटी नीचे रखेंगे। फ्री स्पेस फिक्स हो गया, फिक्स है, उसी के रिस्पेक्ट में लेना है। ओके, ये है। तो वाटर का 80 टाइम्स ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये डेफिनेशन है। याद रखना बात को, कन्फ्यूजन नहीं होना है। और एप्सिलॉन को अकेला करो यहाँ से, एप्सिलॉन को, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के, कैपिटल के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। हम लोग के ही इस्तेमाल करेंगे, एप्सिलॉन आर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। ओके, चलो आ जाओ नीचे, मैंने यहाँ लिख रखा है वो वैल्यू। के का वैल्यू 1 होता है फ्री स्पेस के लिए, या वैक्यूम या एयर के लिए, तीनों सेम है। वाटर के लिए के का वैल्यू 80 होता है, प्योर नंबर है ये, कोई यूनिट नहीं है इसका। और मेटल के लिए इन्फिनिटी होता है। काम पड़ेगा आगे जब नेक्स्ट हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे तो। कुछ डेफिनेशन देख लो यहाँ पे इसका। ओके, देख लो, देखो परमिटिविटी, एप्सिलॉन को बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, परमिटिविटी फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स जितना परमिटिविटी ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम हो जाएगा। ओके,
तो देख लो के का वैल्यू हम लोग अभी पढ़े एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उल्टा कर दो 1/f, वही मैं समझाया था अभी उस पर व्हाइट स्लाइड पे। ओके, व्हाइट स्लाइड पे ये समझा रहा था आपको। तो एप्सिलॉन नॉट एफ नॉट बाय एफ उल्टा हो गया, तो देखो ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट है, फोर्स में उल्टा हो जाता है एफ नॉट बाय एफ, मैं डब्बा में पैक कर दिया हूँ, याद रखना। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट को, इसका वैल्यू होता है इतना। ये वैल्यू याद नहीं करना है, इसका यूनिट याद रखना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे हो गया मैं बता रखा है पिछला लेसन में आप लोगों को, ठीक है। इसका यूनिट भी मैंने निकालना सिखाया आप लोगों को, और डायमेंशन भी निकालना सिखाया है। तो परमिटिविटी का यूनिट भी होता है, डायमेंशन भी होता है, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी यानी डायरेक्ट कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि वो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, सेम क्वांटिटी का रेशियो है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। हाँ, एक एंगल इसका एक्सेप्शन है, एंगल सेम क्वांटिटी का रेशियो होते हुए उसका यूनिट होता है रेडियन, लेकिन एंगल को छोड़ के बाकी जितने भी क्वांटिटी है, याद रखना जो सेम क्वांटिटी का रेशियो है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, रेशियो का यूनिट नहीं होता है, ऐसे याद रखना। अब मैंने लिख दिया कि परमिटिविटी होता क्या है, तो परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्सेज बिटवीन द चार्जेस इन दैट मीडियम। किसी मीडियम में फोर्स कितना घट गया, कितना चेंज हो गया, उसके लिए हम लोग परमिटिविटी वर्ड यूज़ करते हैं। परमिटिविटी मैंने वो फोर्स को काट के कितना छोटा कर दिया, जिसकी परमिटिविटी जितना ज़्यादा होगी वो फोर्स को काट कर उतना छोटा कर देगा। ओके, वाटर वाला एग्जांपल याद रखना। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ओके, वेरी वेल, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक बच्चों को बहुत भारी लगता है, ये बहुत अमेजिंग वीडियो हो गया, बहुत अमेजिंग है। ये लास्ट वाला टॉपिक बहुत मैं ज़बरदस्त समझा दिया आप लोगों को, ये लास्ट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ न्यूमेरिकल है मेरे पास, मैं न्यूमेरिकल आप लोगों को करवा देता हूँ। लोग बहुत ईजी न्यूमेरिकल मैं करवा देता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ, देख लो। ओके, ये न्यूमेरिकल करवा देता हूँ आप लोगों को। देखो ये न्यूमेरिकल में क्या है, दो आइडेंटिकल बॉल है ए एंड बी हैव इक्वल चार्ज, जो मैंने इंडक्शन वाला पढ़ाया था आप लोगों को, इंडक्शन पढ़ाया था ना आप लोगों को, इंडक्शन, हाँ कंडक्शन, सॉरी कंडक्शन भी पढ़ाया था, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखो तो दो हमारे पास है, ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा अच्छा से देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ आप लोग को। देखो ए एंड बी दो इक्वल स्फीयर, आइडेंटिकल स्फीयर है, मैंने आइडेंटिकल स्फीयर का मतलब इक्वल साइज का, ओके, बराबर स्फीयर है, गोला है, ए और बी दोनों पे चार्ज क्यू है। अब दोनों पे चार्ज क्यू है तो क्या है, प्लस है कि माइनस नहीं मालूम है, तो प्लस क्यू चार्ज मैंने लिख दिया, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लिख दिया मैंने। ओके, और थर्ड स्फीयर सी, एक तीसरा गोला सी है जो कि सेम साइज का है, द सेम साइज बट अनचार्ज, तीसरा अनचार्ज है सी। अब सी को इसके कॉन्टेक्ट में लाएंगे, एक बार इसके कॉन्टेक्ट में लाएंगे। तो पहले बोला सी को पहले ए के कॉन्टेक्ट में लाओ, अनचार्ज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ए के कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो उस पर चार्ज हो जाएगा भाई कंडक्शन से। अब बी के, फिर उसके बाद बी के कॉन्टेक्ट में लाएंगे, तो बी में भी क्या बोलते हैं चार्ज, बी से भी चार्ज हो जाएगा, तब ए और बी पे जो फोर्स बनेगा वो क्या होगा, तब बोला व्हाट विल द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ओके, और दोनों के बीच का दूरी जो है ए एंड बी 1 मीटर दिया हुआ है, ए और बी के बीच का फोर्स निकालना है ए और बी के बीच में। तो देखो बढ़िया से फिगर को समझो, समझा रहा हूँ। तो देखो ए पर कितना फोर्स है बाबू, ए पर क्यू चार्ज है, 1 मीटर के बीच में दूरी है, इसका भी फोर्स अभी टच नहीं करना है, अभी टच नहीं करना है। ओके, इनके बीच में फोर्स देखो करना लगेगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, आर डिस्टेंस 1 है, तो के क्यू स्क्वायर आ गया फोर्स अभी। अब चलो नया फोर्स, अब ध्यान देना अच्छा से। अब सी को ए के कॉन्टेक्ट में लाओ, सी को ए के कॉन्टेक्ट में, तो सी ए पे कितना चार्ज था क्यू, तो आधा बढ़ जाएगा। देखो चार्ज जो है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा, जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा वहाँ से निकल के जिस पे कम चार्ज होगा उस पर जाएगा, और तब तक ये चार्ज फ्लो करता है जब तक कि उसका चार्ज दोनों तरफ लेवल सेम ना हो जाए, पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इसको बोलते हैं पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये टर्म हम लोग पढ़ने वाले पोटेंशियल, सो डोंट वरी। तो देखो Q प्लस Q, सॉरी ए और सी को, सी पे तो कोई चार्ज नहीं था, सी पे कोई चार्ज नहीं था, तो Q आप प्लस 0/2, उसका मीन लेना, मीन एवरेज ले लेना, एवरेज। सी पे कोई चार्ज नहीं था, देखो सी पे कोई चार्ज नहीं था, 0 था, और ए पे कितना था, क्यू था यहाँ पे, ए पे, तो सी को ए के कॉन्टेक्ट में लाया गया, तो Q प्लस 0/2 कर दो, तो Q/2, तो दोनों पे Q/2 हो जाएगा, दोनों पे इक्वल चार्ज होना चाहिए, तो Q/2 इस पर भी हो जाएगा, Q/2 इस पर भी हो जाएगा, समझ आ रहा है। अब चलो, अब जब सी को इसको हटा लेना, Q/2 आ गया, सी पे Q/2 चार्ज आ गया, अब सी पर जो Q/2 चार्ज आया, अब सी को बी के कॉन्टेक्ट में अब लाना है, तो बी के कॉन्टेक्ट में लाएंगे, तो देखो Q/2 था सी पे और बी पे था Q, कितना था Q, दोनों का एवरेज ले लो, एवरेज, तो ये 3Q/2 और बाई 2 2 to 4 हो जाएगा, तो 3Q/4 इस पे हो जाएगा, 3Q/4 इस पे हो जाएगा, समझ आ रहा है। फिर से देख लो, Q/2 और Q था, Q/2 किस पे था, सी पे, और Q था बी पे, अब दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, मीन ले लो, एवरेज ले लो, तो 3Q/2 2 to 4 3Q/4, तो 3Q/4 इस पे हो जाएगा, 3Q/4 इस पे हो जाएगा। तो अब ए पे कितना चार्ज बच गया, ए पे चार्ज बच गया Q/2, और बी पे बच गया 3Q/4। ओके, मैं इसको यहाँ पे देखा रखा आप लोगों के लिए, यहाँ पे ये दिखा रखा है आप लोगों के लिए कैलकुलेशन। ओके, सी से हमको मतलब नहीं है, अब ए का चार्ज घट गया, बी का चार्ज घट गया, ओके सॉरी, हाँ बी का चार्ज घट गया, ए का चार्ज घट गया, अब नया फोर्स निकालो। अब दोनों के बीच की दूरी इतनी मीटर लेना है, दोनों के बीच की दूरी उतनी ही है। ओके देखो 1 मीटर। ओके, तब नया फोर्स लाओ, के फोर्स एफ डैश मैंने ले लिया, के Q/2 और 3Q/4 हो गया। तो देखो, तो 3 2 4 8 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो डिस्टेंस तो उतना ही है, तो 8 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आंसर में वो दिया हुआ, देख लेना आप लोग। ओके, तो Q/2
और डिस्टेंस उसमें बोला है कि आधा कर दिया गया था, डिस्टेंस उसमें आधा करना है, इसमें डिस्टेंस नहीं चेंज करना है, डिस्टेंस नहीं बोला चेंज करने के लिए। तो ये के क्यू बाई स्क्वायर हो गया, तो के क्यू स्क्वायर तुम्हारा एफ था पुराना वाला फोर्स, ओके पुराना फोर्स हो गया। तो ये नया फोर्स कितना गुना घट गया फोर्स, ओके। रेशियो निकालने के लिए बोलेगा कि नया फोर्स और पुराना फोर्स का रेशियो बोलो तो 3:8 हो जाएगा, क्लियर हो गया। यानी जो नया फोर्स है ओरिजिनल फोर्स से हमको रेशियो निकालना था 3/8, ओके। ये भी ईजी है, समझ आ गया। चलो इसका नोट कर लेना, कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको देख लो 2 मिनट में, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है, द फोर्स एक्सप्रेस बाई चार्ज, 2 माइक्रोकूलम के चार्ज पर 6 माइक्रोकूलम का चार्ज इतना फोर्स लगा रहा है। 6 माइक्रोकूलम का चार्ज 2 माइक्रोकूलम के चार्ज पे इतना फोर्स लगा रहा है, 3I + 4J न्यूटन, ओके। वेक्टर फॉर्म में दे दिया, सो डोंट वरी। तब बोल रहा है कि 2 माइक्रोकूलम कितना लगाएगा 6 माइक्रोकूलम पे, व्हाट इज द न्यू फोर्स एक्सप्रेस बाय 6 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑन 1 पढ़े थे ना वेक्टर फॉर्म में, फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 1, ओके। दोनों इक्वल एंड अपोजिट होता है, जितना फोर्स 2 माइक्रोकूलम लगाएगा उतना ही फोर्स 6 माइक्रोकूलम लगाएगा। तो बस उल्टा माइनस लगा दो, F12 के बराबर होगा, माइनस से गुना कर दो, तो ये F12 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उसका भी फोर्स बनेगा। जितना 2 कूलम माइक्रोकूलम का फोर्स लगाएगा 6 माइक्रोकूलम पे, उतना ही 6 माइक्रोकूलम लगाएगा 2 माइक्रोकूलम पे, ओके। बहुत ईजी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। कुछ मैंने न्यूमेरिकल भी करवा दिया, न्यूमेरिकल करवाने से क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। न्यूमेरिकल आप लोग क्या करो, हर टॉपिक में मैं कोशिश करूंगा कि एक एक न्यूमेरिकल करवा दूँ, 2 न्यूमेरिकल करवा दूँ, ताकि आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और एग्जाम बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल बताने से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ओके। तो चलिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मैं आप लोग को एक बार रोक कर दिखा देता हूँ। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आप लोगों ने। चलो तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ओके। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए, और अभी लाइक करना नहीं भूलिए, लाइक कर दीजिए, ओके। लाइक कर दिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए, आप लोगों के इतने प्यार के लिए बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में इसी चैनल पर जिसका नाम है उन्नति एहसान। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।